अब जैसे आज का सब्जेक्ट है हेल्पिंग वर्ब, एक्सिलरी वर्ब, सहायक क्रिया के बारे में। अब जैसे हेल्पिंग वर्ब की बात हम जब भी करते हैं तो उसमें सबसे पहले हमको जानकारी होनी चाहिए कि ये वर्ब हमको कहाँ कहाँ हेल्प कर सकता है, मदद कर सकता है सेंटेंस को बनाने में, सेंटेंस को समझने में। वैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि वैसे वर्ब जो अन्य वर्ब के साथ प्रयुक्त होकर क्वेश्चन, नेगेटिव तथा टेंस बनाने में तथा पॉसिबिलिटी, संभावना, विलिंगनेस, इच्छा को एक्सप्रेस करने का कार्य करता है, उसे एक्सिलरी वर्ब कहते हैं। एक्सिलरी वर्ब को हम हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं, यानी कि सहायक क्रिया भी इसे कहा जाता है। अब जैसे वर्ब की बात जब भी करते हैं तो हेल्पिंग वर्ब दो प्रकार के होते हैं, एक हेल्पिंग वर्ब और एक मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब वो वर्ब होता है जो सेंटेंस को में प्रयुक्त होकर के वह सेंटेंस को असर्टिव से नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, डब्ल्यूएच क्वेश्चन टू नेगेटिव, ये सब बनाने में मदद करता है। जैसे टेंस अगर पढ़े होंगे आप तो उसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट V1 V5 प्लस ऑब्जेक्ट होता है। जैसे ही आप असर्टिव से नेगेटिव में जाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब में डू डज आ जाता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में, और तब सेंटेंस हमारा असर्टिव से नेगेटिव बन जाता है। तो इस तरह से कोई भी सेंटेंस में आप जैसे कंटिन्यूअस में ही है सब्जेक्ट ईजेएमआर V4 प्लस ऑब्जेक्ट, ईजेएमआर हेल्पिंग वर्ब के रूप में आता है, उसके बाद V4 लग करके कंटिन्यूअस बनता है। तो इस तरह से हेल्पिंग वर्ब का काम होता है सेंटेंस को असर्टिव से नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, डब्ल्यूएच को इस सेंटेंस का निर्माण करने में मदद करना। यहाँ पर बताया गया है कि काइंड्स ऑफ एक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब, कितने तरह के हेल्पिंग वर्ब होते हैं। इट हैज 3 काइंड्स, 3 भागों में इसे बांटा गया है। पहला है प्राइमरी एक्सिलरी, दूसरा है मॉडल एक्सिलरी वर्ब और तीसरा है मार्जिनल। अब प्राइमरी, मॉडल और मार्जिनल की बात अब जब भी करते हैं, जैसे प्राइमरी है, मॉडल एक्सिलरी वर्ब और मार्जिनल एक्सिलरी वर्ब, इन तीनों के बारे में अगर आप बात करेंगे तो जैसे इसमें देख सकते हैं, पहला कंडीशन इसमें थोड़ा समझिए। जैसे बी का ये सारा रूप है, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है बी का बी, बिंग, बिन, इज, एम, आर, वॉज, वेयर, उसके बाद हैव का रूप है हैव, हैज, हैड, हैविंग, हैड, ये सारा रूप है इसका, और डू का है डू, डज, डिड, ये सब प्राइमरी के अंतर्गत आता है। मॉडल के अंतर्गत कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, मस्ट, शुड, टू, और टू, ये सब मॉडल के अंतर्गत आता है। और मार्जिनल के अंतर्गत नीड या डेयर आता है। ये 3 भाग में इसीलिए बांटा गया है ताकि आप उसे बेहतर से समझ सकें। अब जैसे प्राइमरी है, इसका V1, V2, V3, V4 और V5 बनता है। अब जैसे आप V1, V2, V3, V5 की बात करेंगे तो V1 होता है MR, V2 होता है was, where, V3 होता है बिन, और V5 होता है being, और V4 होता है being, और V5 होता है is। इस तरह से हम इज, एम, आर को रख सकते हैं। उस तरह से डू डज है, डू का रूप V1 जानते हैं, डिड V2 हो गया, उसके बाद डन V3 हो गया, डूइंग V4 हो गया, और डज V5। जो डू, डिड और डज का प्रयोग हम हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों रूप में करते हैं। जैसे सिंपल प्रेजेंट में जैसे असर्टिव से नेगेटिव में जाइएगा तो वो हमारा डू डज का रूप ले लेगा। जैसे ही सिंपल पास्ट का सब्जेक्ट V2 प्लस ऑब्जेक्ट का असर्टिव से नेगेटिव में जाइएगा तो वो हमारा V2 यानी कि डिड। असर्टिव से नेगेटिव में जैसे जाएंगे तो वो हमारा हेल्पिंग वर्ब का रूप ले लेता है। इस तरह से इसको V1, V2, V3 में प्राइमरी को रख सकते हैं। हैज, हैव है, अब कहिएगा कि हैज, हैव को भी रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। हैव हमारा V1 होता है, उसके बाद हैड V2 होता है, हैड V3 होता है। आप कहिएगा कैसे पहचानेंगे हम कि हैड हमारा V2 है और हैड हमारा V3 है। बहुत सारे आप ऐसे मेन वर्ब देखे होंगे, जैसे टीच, टॉट, टॉट पढ़ते हैं तो V2 और V3 सेम होता है। तो पहचानने के लिए जब ये देखेंगे कि सब्जेक्ट V2 प्लस ऑब्जेक्ट है तो समझ जाएंगे कि सेंटेंस हमारा सिंपल पास्ट में है। और जैसे ही देखेंगे कि सब्जेक्ट हैड V3 प्लस ऑब्जेक्ट है, हैड के बाद V3 आया, इसका मतलब ये पास्ट का परफेक्ट का रूप है। तो ये सिंटैक्स में जाकर के आपको एक एक जानकारी मिलेगी ही। ये सब मैं बताऊंगा
परहैप्स पहले इसको समझे। तो हैव हो गया V1, हैड हो गया V2, हैड हो गया V3, हैविंग हो गया V4 और हैज हो गया हमारा V5। इसीलिए इस सब का प्रयोग भी, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग भी आपको आना चाहिए कि जैसे यहाँ पर सबसे पहले लिखा हुआ है कि एम इज आर, ये बी बिंग बिंग का प्रयोग यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के रूप में कहीं पर होता नहीं, इसीलिए किस हेल्पिंग वर्ब के साथ ही आएगा ये कोई ज़रूरी नहीं है। अब जैसे सेंटेंस को हम अब बी का प्रयोग की बात करते हैं, सबसे पहले यहाँ हम बी की बात करते हैं। बी, तो बी में जानते हैं कि सिंपल फ्यूचर का जो हम पेसिव बनाएंगे तब हमारे सेंटेंस में बी आ जाएगा, या फ्यूचर कंटिन्यूअस का आप स्ट्रक्चर लिखेंगे तो सब्जेक्ट शैल विल बी V4 प्लस ऑब्जेक्ट हो जाता है। तो ये बी V1 का काम करता है। बीइंग है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का आप स्ट्रक्चर बनाएंगे तो सब्जेक्ट हैज हैव, बीइंग का प्रयोग यहाँ पर नहीं होता बल्कि बीइंग का प्रयोग आपको जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बनाते हैं सेंटेंस, कोई कंटिन्यूअस को एक्सप्रेस करने के लिए बीइंग का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद में बिन V3 हो गया। हाँ, फिर हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जैसे यहाँ पर बीइंग की बात करते हैं, बीइंग में आप याद रखेंगे कि जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस का हो चाहे पास्ट कंटिन्यूअस का हो, फ्यूचर कंटिन्यूअस का तो पेसिव बनता नहीं। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात करते हैं तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर आप जानते हैं, सब्जेक्ट इज एम आर V4 प्लस ऑब्जेक्ट होता है। लेकिन जैसे ही आप पेसिव में जाते हैं इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट इज एम आर बीइंग V3 बाय सब्जेक्ट, इस तरह से। अब जैसे इसमें बिन का प्रयोग है तो बिन का प्रयोग आप जब तक V3 का प्रयोग नहीं करेंगे तब तक एक्टिव से पेसिव बनेगा कैसे। उसके बाद हैज हैव कहीं पर भी का कंडीशन हो उसके बाद हमें V3 देना पड़ता है। अब जैसे हम लिखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट को सब्जेक्ट हैज हैव V3 प्लस ऑब्जेक्ट, लेकिन जैसे ही प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में जाते हैं तो वहाँ पर हैज हैव के बाद में V3 जरूरी है। इसीलिए हम V3 के रूप में क्या करते हैं, सब्जेक्ट हैज हैव बिन, उसके बाद में V4 प्लस ऑब्जेक्ट फोर सिंस टाइम लिखते हैं। इस तरह से हम प्राइमरी की बातें समझ गए ये। और उसके बाद इज एम आर उसी का रूप है। इज एम आर के बारे में आप पहले से जानते हैं कि आई के साथ एम का प्रयोग, उसके बाद ही सीट सिंगुलर नाउन के साथ इज का प्रयोग, और वी यू दे प्लूरल नाउन के साथ आर का प्रयोग। नेक्स्ट वाज वेयर का प्रयोग आप जानते ही हैं। वाज वेयर का प्रयोग मैं ऐसे लिख करके सबको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। वाज वेयर का प्रयोग इसमें जैसे यहाँ पर दिया हुआ है कि वाज वेयर आई ही सी इट सिंगुलर नाउन के साथ वाज का प्रयोग, उसके बाद में वी यू दे प्लूरल नाउन के साथ वेयर का प्रयोग, उसके बाद हैव हैज का प्रयोग समझ लीजिए। हैव हैज का प्रयोग, हैव का प्रयोग आई वी यू दे प्लूरल नाउन के साथ हैव का प्रयोग, और ही सी इट सिंगुलर नाउन के साथ हैज का प्रयोग। हैड का प्रयोग, डिड का प्रयोग, ये सब जो है बाकी जितना भी बचा इधर कैन कुड में मैं शैल शुड मस्ट टू और टू जितना भी बचा हुआ है सब अपने सब्जेक्ट से स्वतंत्र होता है। इसीलिए इसमें कोई कंडीशन नहीं होता। यानी कि यहाँ पर डिड की बात किए, हैड की बात किए तो ये अपने सब्जेक्ट से स्वतंत्र होता है। आई रहे तब भी, ही रहे तब भी, सी रहे तब भी, किसी के साथ भी, किसी सब्जेक्ट के साथ भी उसी का प्रयोग हुआ। क्योंकि एक ही जिसमें एक से अधिक हेल्पिंग वर्ब होता है उसमें हमें यूज़ की ज़रूरत होती है कि किसके साथ हम कौन सा हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करें। अब जैसे आगे है कुड की बात, कैन कुड की। यहाँ पर कैन कुड में माइट शैल शुड जितना भी है इसमें कॉमन रूप से अभी इतना जानेंगे कि फर्स्ट पर्सन के दोनों नंबर के साथ शैल का प्रयोग, बाकी सभी के साथ विल का प्रयोग। लेकिन जैसे ही हम रूल में पूरा जानेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि थर्ड पर्सन के साथ भी शैल का प्रयोग होता है और फर्स्ट पर्सन के साथ भी विल का प्रयोग होता है। अब जैसे इसमें देख लीजिए, इसमें कहता है कैन कुड में मैट से मॉडल वर्ब के अंतर्गत जो भी आता है सब जो है अपने सब्जेक्ट से स्वतंत्र होता है। मतलब आई रहेगा तब भी कैन, सी रहेगा तब भी कैन, यू रहेगा तब भी कैन। यानी कि आई कैन डू दिस वर्क, सी कैन डू दिस वर्क, कुछ भी। तो ये सब्जेक्ट में कभी भेदभाव नहीं करता, ये सभी अपने सब्जेक्ट से स्वतंत्र होता है। मार्जिनल एक्सक्लेमेटरी वर्ब में आपको याद रखना है नीड डेयर।
मार्जिनल एक्सिलरी वर्ब में थोड़ा कन्फ्यूजन आपको हो सकता है, जैसे कि आपको याद रखना है कि इसमें कंडीशन क्या है कि जैसे मार्जिनल में जब तक वह V1 का रूप V5 का रूप कब तक ले सकता है। अब जैसे सेंटेंस में इसमें लिखा हुआ रहेगा, जैसे आई नीड अ पेन, मुझे कलम की ज़रूरत है, आई नीड अ पेन। उसके बाद थर्ड पर्सन का कोई कंडीशन आएगा तो उसमें रहेगा सी नीड्स अ पेन, उसे कलम की ज़रूरत है। तो यहाँ पर V5 आ गया, यहाँ पर V1 आ गया। लेकिन जैसे ही हम असर्टिव से नेगेटिव की बात करेंगे, जैसे हम असर्टिव से नेगेटिव में जाएंगे तो हो जाएगा जिस तरह से आई नीड नॉट अ पेन, उसी तरह से थर्ड पर्सन के साथ भी आ जाएगा सी नीड नॉट अ पेन। तो इसमें कंफ्यूजन नहीं रहता, यानी कि जब तक असर्टिव रहेगा तब तक इसको V1 V5 की तरह हम ट्रीटमेंट करेंगे, और जैसे ही असर्टिव से नेगेटिव इंट्रोगेटिव में WH क्वेश्चन तो सभी सब्जेक्ट के नंबर पर्सन के साथ ये यूज़ होगा, इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं। तब नेक्स्ट आगे हम बढ़ते हैं। आगे हैं सम इम्पोर्टेंट फैक्ट ऑफ एक्सिलरी वर्ब। एक्सिलरी वर्ब के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। महत्वपूर्ण तथ्य क्या सब हो सकता है? महत्वपूर्ण तथ्य इसमें हो सकता है, पहला रूल कह रहा है कि मॉडल एक्सिलरी वर्ब का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में नहीं होता। मैं पहले बता चुका हूँ कि जिस तरह से हम V1 V2 V3 V4 V5 के रूप में इसको यूज़ करते हैं ईज MR प्राइमरी वाले को, उस तरह से हम मॉडल वर्ब को नहीं यूज़ कर सकते। इसका प्रयोग मेन वर्ब के कम, गो, राइट, प्ले इस तरह के यूज़ में नहीं होता है। जैसे हम सीधे लिख देते हैं आई एम ए बॉय, उसी तरह से हम आई कैन नहीं लिख सकते, इसीलिए हमारा उसके साथ एक न एक मेन वर्ब जरूर होना चाहिए। यहाँ पर एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, यू कैन हेल्प मी, इट मे रेन टुडे, वी मस्ट रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, इस तरह से सेंटेंस। नेक्स्ट कहता है कि मॉडल एक्सिलरी वर्ब्स का मतलब भी जानिएगा। यू कैन हेल्प मी, तुम मेरी मदद कर सकते हो। इट मे रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है। वी मस्ट रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, हम लोगों को अपने से बड़े की आदर करनी चाहिए, अवश्य करनी चाहिए। मस्ट मतलब अवश्य होता है, सबका मतलब आगे चल कर के सब लिखा होगा। नेक्स्ट कहता है मॉडल एक्सिलरी वर्ब का V1 V2 V3 V4 V5 फॉर्म SES फॉर्म नहीं होता। पहले मैं बता चुका हूँ, इसका प्रयोग कभी सभी नंबर तथा पर्सन के सब्जेक्ट के साथ हमेशा एक ही रूप में रहता है। ये सारी बातें मैं पहले ही बता चुका हूँ, उसमें फॉर्म में कोई परिवर्तन नहीं होता। यहाँ पर लिखा हुआ है आई कैन स्पीक इंग्लिश, वी कैन स्पीक, ये सभी सब्जेक्ट के नंबर पर्सन के साथ एक जैसा बिलोंग करता है। फिर अगला नेक्स्ट रूल में कहता है सामान्यतः मॉडल एक्सिलरी वर्ब के बाद मेन वर्ब V1 फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब का प्रयोग होता है, अर्थात इन्फिनेटिव विद टू का प्रयोग नहीं होता। यहाँ पर लिखा हुआ है कि हमेशा मॉडल एक्सिलरी वर्ब जो होता है वह अपने साथ हमेशा V1 का यूज़ जरूर करता है। नेक्स्ट कहता है आई कैन गो ट्रू, इसका सही रूप हो जाएगा आई कैन गो, यानी कि यहाँ पर आई कैन गो लिखा हुआ है। अगर यहाँ पर आई कैन टू गो की बात करें, नीचे दिया हुआ है एग्जाम्पल में, टू गो इन्फिनेटिव विद टू। नेक्स्ट है ही विल कम हियर ट्रू, यानी कि हमेशा ये अपने साथ एक न एक मेन वर्ब लाएगा। नेक्स्ट कहता है रूल ऑट टू तथा यूज टू के बाद इन्फिनेटिव विद टू का प्रयोग होता है। अब यहाँ कहता है ऑट टू तथा यूज टू के बाद टू का प्रयोग होता है इन्फिनेटिव के रूप में। जैसे वी ऑट टू हेल्प द पुअर, हम लोगों को गरीबों की मदद करनी चाहिए। वी ऑट टू हेल्प द पुअर, इसका सही रूप हो जाएगा, कभी भी ये टू लगा करके नहीं आ सकता। ये यहाँ पर दिया हुआ है कि टू लगा करके ये हमेशा रहेगा, लेकिन यहाँ पर जो दिया हुआ है ये कभी भी विदाउट टू नहीं आ सकता, और टू और यूज टू में टू लगा रहता है।
फिर नीड डेयर की बात यहाँ पर किया गया है कि नीड तथा डेयर का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में होता है। जैसे ही नीड्स माई हेल्प, मैंने बता दिया कि V5 के रूप में यहाँ पर जब तक असर्टिव में रहेगा तब तक। लेकिन यहाँ पर देखिए नेगेटिव में जैसे ही जाएगा तो सिंपल प्रेजेंट की तरह यह ट्रीट करने लगेगा। सी डज नॉट डेयर टू गो देयर, यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, नॉट हो गया और डेयर का प्रयोग V1 के रूप में हो गया। उसके बाद टू गो का प्रयोग किया है जो हो सकता है। नेक्स्ट कहता है वर्ब टू बी का प्रयोग कंटिन्यूअस टेंस में V4 प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी कि कंटिन्यूअस को बताने के पहले होता है। जैसे कहता है ही इज़ टेकिंग कॉफ़ी। अब जैसे देखिए इज एम आर का प्रयोग हम वैसे जानते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में क्या आता है। ये टोटल हेल्पिंग वर्ब की बात इसमें हो रही है। जितना भी तरह का हेल्पिंग वर्ब होता है सारा प्रयोग इसमें दिया हुआ है। उसके बाद सी विल बी डांसिंग। नेक्स्ट कहता है रूल वर्ब टू बी का प्रयोग पैसिव वॉइस में V3 पास्ट पार्टिसिपल के पहले होता है। जैसे अ लेटर वाज रिटेन बाय मी। अब जैसे देखिए वाज वेयर का प्रयोग इसका भी पैसिव में बनता है। नेक्स्ट कहता है चौथा रूल में वर्ब टू बी का प्रयोग पैसिव वॉइस में इंट्रांजिटिव वर्ब V3 पास्ट पार्टिसिपल के पहले होता है। अब जैसे देखिए द सन हैज़ कम आउट, सूरज निकल गया है या निकल चुका है। हैज़ का प्रयोग किया, प्रेजेंट परफेक्ट का कंडीशन है। यहाँ पर समर इज़ गॉन, ग्रीष्म चला गया है। ये सेंटेंस जो दिया हुआ है कि समर इज़ गॉन, इसका मतलब होगा कि समर इज़ गॉन मतलब पास्ट बेसिक कंडीशन है। नेक्स्ट कहता है कि डू डज डिड का प्रयोग सिंपल प्रेजेंट तथा सिंपल पास्ट टेंस में, नेगेटिव टेंस में डू डज डिड का प्रयोग सही है। सेंटेंस में कहीं पर भी अगर डू डज डिड का प्रयोग किया गया हो हेल्पिंग वर्ब के रूप में, इसका मतलब है कि हमारा सेंटेंस असर्टिव से नेगेटिव में है। और अगर मेन वर्ब के रूप में आ जाए तो V1 V5 या डिड V2 के रूप में इस भी यूज़ हो सकता है। अब देखिए इसमें क्या कहता है ही डज नॉट वांट टू टेल अ लाई। अब जैसे देखिए ही हो गया सब्जेक्ट हमारा, उसके साथ V5 का प्रयोग डज किए, उसके बाद नेगेटिव का प्रयोग यानी कि हेल्पिंग वर्ब के रूप में डू डज का प्रयोग किया गया है। उसके बाद देख लीजिए यू डोंट टेल मी अ स्टोरी। अब यहाँ पर अभी देखिए डोंट का प्रयोग किया हुआ है, ये सेकंड पर्सन के साथ मैंने सब प्रयोग पहले बता दिया है कि जितना भी ही सी इट सिंगुलर नाउन होता है सभी के साथ डज का प्रयोग, और आई वी दे प्लूरल नाउन के साथ डू का प्रयोग, ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में यहाँ प्रयोग हो गया। डिड का प्रयोग यहाँ तीसरे नंबर पर है, सी डिड नॉट गिव मी अ नोटबुक। अब यहाँ देखिए डिड का प्रयोग किया गया है जो सिंपल पास्ट का असर्टिव टू नेगेटिव है। तो जैसे ही असर्टिव से नेगेटिव में कंडीशन में आएंगे तो ये सब हेल्पिंग वर्ब हमें दिखेगा, यानी कि हमेशा ये डू डज डिड अपने साथ V1 लाता है। नेक्स्ट कहता है हैज़ हैव हैड। हैज़ हैव हैड का प्रयोग, जितना प्रयोग मैं पहले बताया हूँ वही सब इसमें लिखा हुआ है, कोई अलग इसमें नहीं लिखा होगा। हैज़ हैव हैड का प्रयोग प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर टेंस में, सेंटेंस में मेन वर्ब V3 पास्ट पार्टिसिपल के पहले यानी कि V3 के पहले लगता है। जैसे आई हैव मेड अ मिस्टेक। अब जैसे क्योंकि आप इसमें ये पूछ सकते हैं, जैसे टेंस में ही पूछिएगा कि क्यों हैज़ हैव ही क्यों लगता है परफेक्ट बनाने के लिए। तो एक लैंग्वेज का निर्माण आप ये क्यों नहीं पूछ सकते। लैंग्वेज में आपको याद रखना होता है कि लैंग्वेज एक सिंबल होता है जिसका आधार मान करके हम बोलने कम्युनिकेट करने में हम यूज़ करते हैं। अब एक कोई कहेगा कि इस तरह का लकीर है आई, उसको आई क्यों बोलते हैं, ऐसे क्वेश्चन नहीं कोई पूछ सकता। इसलिए इसमें आई हैव मेड अ मिस्टेक, उसके बाद है सेकंड पर्सन यू हैव स्पोकन द ट्रुथ, उसके बाद है ही हैज़ रिटेन अ लेटर, ये प्रेजेंट परफेक्ट का कंडीशन है। नेक्स्ट नोट, अगला नोट कहता है कि इज एम आर वॉज वेयर बीइंग बिन डू डज डिड हैज़ हैव हैड का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में होता है। मैं पहले बता चुका हूँ कि V1 V2 V3 V4 V5 के रूप में इसको रख सकते हैं। जैसे वी आर हैप्पी, शी इज़ नॉटी, ही वॉज अ पॉपुलर लीडर, इस तरह से। नेक्स्ट नीचे नोट दिया हुआ है कि इज एम आर वॉज वेयर है बिंग डू डज डिड हैज़ हैव
हैड के बाद इन्फिनेटिव विथ टू का प्रयोग किया जाता है। जब मैं सिंपल सेंटेंस पढ़ाऊँगा, जैसे कि सिंपल सेंटेंस का क्या मतलब होता है मैं बता रहा हूँ। टेंस आप लोग सब पढ़े होंगे, लेकिन सिंपल सेंटेंस पढ़े सब रहता है लेकिन जानते नहीं के बराबर है। मैं श्योर होके बता रहा हूँ, इसलिए क्योंकि आपको मैं पूछ रहा हूँ कि सिंपल प्रेजेंट टेंस के 5 भेद होते हैं क्या। आपके जवाब में ये आएगा कि ये क्या कह रहा है, सिंपल प्रेजेंट का कहीं 5 कांश होता है। लेकिन श्योर जब मैं आपको बताऊँगा तो आपको लगेगा कि कितनी छोटी सी बात जो हम पहले से जानते हुए भी अनजान थे। तो बहुत सी ऐसी छोटी छोटी बातें जो मैं इसमें कड़ी में जोड़ता जाऊंगा, जो आपके इंग्लिश को बेहतर से बेहतर बना देगा। और किसी भी कंपटीशन की एग्ज़ाम की बात करते हैं, अब आप रेलवे वाले भी ये नहीं सोच सकते कि इंग्लिश हमारा नहीं अगर पढ़े तो काम चल जाएगा। अब कहीं नहीं काम चलने वाला, आ रहा है इंग्लिश उसके लिए भी, सो जान लीजिए। तो यहाँ पर कहता है कि इज एम आर वाज वेयर बिंग डू डज डिड हैज़ हैव हैड के बाद इन्फिनेटिव 2 + V1, यानी कि ये उस चीज़ को बता रहा है जो सिंपल सेंटेंस की बात मैं कर रहा हूँ। सिंपल सेंटेंस ऑफ सिंपल टेंस मतलब सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर के 5-5 टेंस होते हैं और इसके 108 स्ट्रक्चर होते हैं। बस एक बार मेरे वीडियो में आप खोज करके इसको पढ़ लेंगे, आपको खुद पता चल जाएगा कि मैं क्या नहीं जान रहा था, क्योंकि ये बेसिक बातें किसी किताब में नहीं दिया होगा, इसकी मैं गारंटी लेता हूँ। है सारे किताब में, लेकिन नाम डिनोट नहीं है कि कौन पोजीशन, पॉसिबिलिटी, कंपल्सन, एक्शन कौन किसको बता रहा है। ये चीज़ किसी जगह नहीं है एक्सप्रेस किया हुआ, जो मैं आपको अलग तरह से। टेंस को मैं 4 तरह से पढ़ाता हूँ। एक टेंस, सिंपल सेंटेंस, टाइम एंड टेंस। टेंस है जो 74 स्ट्रक्चर आपको बताता है। सिंपल सेंटेंस है 108 स्ट्रक्चर बताता है। और टाइम एंड टेंस है जो कि सेंटेंस को देख करके आप ये जान लेंगे कि ये किस टेंस का वाक्य है। ये 3 भाग हो गया। और चौथा जो जिसके आधार पर आप कॉमन एरर वगैरह ये सब बनाते हैं, वो आपका कैप्सूल कहलाता है, जिसके अंतर्गत मैं बहुत सारे रूल को इकट्ठा करके मैंने अपना नाम दिया है उसे, इसका नाम है कैप्सूल। बेहतर तरीके से मैं जितना हो सकता है मैं बताने की कोशिश करूँगा। विद क्वेश्चन भी रहेगा हर तरह का। अब जैसे देखिए इसमें कहता है कि इज एम आर वाज वेयर हैज हैव बीन डू डज डिड हैज हैव इन्फिनेटिव विथ 2 + V1 के साथ ये आएगा। जैसे कह रहा है कि आई एम टू सी हर टुमारो, अब जैसे 2 + V1, लेकिन मॉडल वर्ब के साथ ये बातें नहीं होगी। वी आर टू बी मैरिड नेक्स्ट मंथ, इसमें भी देखिए 2 + BEB V1 का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट कहता है कि यूज ऑफ मॉडल एक्सिलरी वर्ब। यहाँ पर मॉडल एक्सिलरी वर्ब का सबका मतलब मैंने लिख दिया है कि जितना भी कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, मस्ट, शुड, टू, ऑट टू जितना भी है सबका मतलब मैंने लिख दिया है। आप लोग एक बार देख लेंगे इसको। उसके बाद कैन का प्रयोग, यहाँ पर कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, मस्ट, शुड, टू, ऑट टू, इसका प्रयोग एक लाइन से इसमें बता। अब जैसे मॉडल वर्ब की बात इसमें करते हैं तो सबसे पहले आ जाता है कैन का प्रयोग। कैन का यूज ऑफ कैन, इससे एबिलिटी, पावर, कैपेसिटी का बोध होता है। जैसे ही कैन लिफ्ट द बॉक्स। अब जैसे देखिए बॉक्स को उठाने में पावर की बात होती है, जैसे ये प्रयोग बता रहा है पावर की। यू कैन स्पीक इंग्लिश, ये एबिलिटी की बात हो रही है कि यू हैव एबिलिटी टू स्पीक इंग्लिश, मतलब आप में उतनी क्षमता है कि आप अंग्रेजी बोल सकते हैं। यहाँ पर कहता है शी कैन सोल्व द प्रॉब्लम, वह इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर सकता है। तो यहाँ पर देखिए ये भी क्या है कि एबिलिटी, पावर, कैपेसिटी की बात हो रही है। तो ये एबिलिटी, पावर, कैपेसिटी को जो एक्सप्रेस करेगा उससे कैन का प्रयोग करेगा। दूसरा कहता है कैन का प्रयोग परमिशन, अनुमति देने के भाव को एक्सप्रेस करने के लिए भी किया जाता है। अब जैसे देखिए यू कैन गो नाउ, किसी को हम अगर कहते हैं तुम जा सकते हो। कैन आई गो टू द सिनेमा टुनाइट, क्या आज रात हम लोग क्या आज रात मैं सिनेमा जा सकता हूँ। अब सोच लीजिए यहाँ पर भी परमिशन लेने की बात हो रही है। कैन आई सी योर डायरी, योर मोबाइल, योर बुक, क्या मैं आपका किताब या डायरी देख सकता हूँ। तो यहाँ पर भी परमिशन लेने की बात है, लेकिन परमिशन का मतलब यहाँ एबिलिटी, पावर, कैपेसिटी को एक्सप्रेस कर रहा। परमिशन यहाँ पर
नेगेटिव यहाँ पर नोट कहता है कि परमिशन लेने के भाव को एक्सप्रेस करने के लिए कैन के बदले मे का प्रयोग ज़्यादा बेहतर उपयोग माना जाता है और मे का ही प्रयोग किया भी जाता है। जैसे मे आई कम इन सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, ये परमिशन लेने को एक्सप्रेस कर रहा। नेक्स्ट कहता है कैन का प्रयोग हैबिट आदत को बताने के लिए, नेचर स्वभाव को बताने के लिए भी किया जाता है। जैसे एन ऑनेस्ट मैन कैन नॉट हार्म एनीवन। अब एक ईमानदार आदमी किसी को हानि नहीं पहुंचा सकता, क्यों? क्योंकि वो अब जैसे इसमें बात कर रहे हैं हम, एन ऑनेस्ट मैन कैन नॉट हार्म एनीवन, एक ईमानदार आदमी किसी को हानि नहीं पहुंचा सकता। नेक्स्ट कहता है कैन का प्रयोग थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी। थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी का मतलब होता है सैद्धांतिक संभावना। सैद्धांतिक का मतलब होता है जिसको हम सिद्धांत के तौर पर बोलते हैं, ट्रू कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए कह रहा है कि एवरीवन कैन मेक अ मिस्टेक। ये नेचुरली हर कोई गलती कर सकता है, कितना भी एक्सपीरियंस होल्डर हो, लेकिन फिर भी उनसे कोई ना कोई भूल हो ही जाती है। इट कांट बी ट्रू, या सही नहीं हो सकता, मतलब कोई भी चीज़ गलत भी हो सकता है जो सही हो सकता है। उसके बाद है इलेक्ट्रिसिटी कैन बी डेंजरस। हम लोग जानते हैं कि बिजली जो होती है वो खतरनाक होती है, डेंजरस। नेक्स्ट है कुड का प्रयोग, यूज ऑफ कुड। कुड का प्रयोग कैन के पास फॉर्म को बताने के लिए इनडायरेक्ट स्पीच यानी कि इनडायरेक्ट नरेशन में इसका प्रयोग किया जाता है। अब जैसे देखिए इनडायरेक्ट नरेशन का यहाँ पर सेंटेंस दिया हुआ है। इनडायरेक्ट नरेशन में डायरेक्ट में लिखा हुआ है ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई कैन बीट यू इन द रेस। मैं तुम्हें इस रेस में हरा सकता हूँ। जैसे देखिए इसको जैसे ही हम इनडायरेक्ट में लिखेंगे तो हो जाएगा ही सेड इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर दैट, फर्स्ट पर्सन चेंज टू सब्जेक्ट। यहाँ पर फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा, सब्जेक्ट में ही है इसीलिए यहाँ पर ही हो गया। उसके बाद में कैन का पास्ट फॉर्म देखेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब हमारा पास्ट में है इसलिए इसका भी जो हेल्पिंग वर्ब होगा वो पास्ट फॉर्म में चेंज हो जाएगा। कैन का कोड, मे का मैट, सेल का शुड, विल का वुड, इस तरह से पास्ट फॉर्म में चेंज हो जाएगा। यूज टू, मस्ट और ऑट टू, ये तीनों का कोई पास्ट फॉर्म नहीं होता इसलिए वो नहीं बदलता। तो कुड बीट मी, यहाँ पर सेकंड पर्सन चेंज टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में कुछ नहीं है तो इसीलिए मी के हिसाब से चेंज करेंगे, यानी कि कोई ना कोई अपने मन से ऑब्जेक्ट दे देंगे और उसके हिसाब से चेंज करेंगे। तो यहाँ पर मी दिए इन द रेस, ये सेंटेंस हमारा डायरेक्ट नरेशन में चेंज हो गया। तो नियम भी है कि एक क्लॉज अगर आपका पास्ट में हो तो दूसरे को भी पास्ट में जाना पड़ेगा। जब तक कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में रहे तब तक कोई दिक्कत नहीं, दोनों अलग अलग सेंटेंस है। लेकिन जैसे ही कंजंक्शन से जुड़ेगा याद रखना है, यदि अगर हमारा पहला क्लॉज पास्ट में है तो दूसरे क्लॉज को पास्ट में जाना पड़ेगा, इसीलिए यहाँ पर कैन का कुड बन गया है। लेकिन नियम तो जानते हैं कि मॉडल वर्ब में के साथ हमेशा V1 का ही प्रयोग किया जाता है, इसीलिए यहाँ पर भी बीट का प्रयोग, यहाँ पर भी बीट का प्रयोग है, इसमें चेंज नहीं हुआ। नेक्स्ट कहता है कुड का प्रयोग पास्ट एबिलिटी, पास्ट पावर और पास्ट कैपेसिटी को बताने के लिए किया जाता है, यानी कि भूतकाल की एबिलिटी, एवं एबिलिटी मतलब योग्यता, पावर शक्ति, कैपेसिटी क्षमता, यानी कि भूतकाल की योग्यता, भूतकाल की शक्ति, भूतकाल की क्षमता को बताने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ही कुड पास द बोर्ड एग्जामिनेशन, वह एग्जामिनेशन बोर्ड एग्जामिनेशन पास कर सकता था, मतलब नहीं हुआ, मेहनत नहीं किया तो पास नहीं किया। नेक्स्ट कहता है कुड का प्रयोग पोलाइट रिक्वेस्ट। पोलाइट रिक्वेस्ट का मतलब विनम्र स्वभाव, विनम्र निवेदन, प्रॉमिस, परमिशन के भाव को एक्सप्रेस करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में किया जाता है। यहाँ पर कहता है कुड यू हेल्प मी प्लीज़, किसी को भी कहते हैं आप, कृपया आप मेरी मदद कर सकते हैं। कुड यू प्लीज़ पोस्ट दिस लेटर, क्या आप इस लेटर को पोस्ट कर सकते हैं। रिक्वेस्ट की भावना को एक्सप्रेस कर रहा है। यूज ऑफ मे का प्रयोग टेक और गिव परमिशन, यहाँ पर दिया हुआ है मे का प्रयोग टेक और गिव परमिशन को एक्सप्रेस करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसमें है मे आई यूज़ योर मोबाइल, क्या मैं आपका मोबाइल यूज़ कर सकता हूँ। यस यू मे, हाँ तुम कर सकते हो। मे आई कम इन सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। नो यू मे नॉट, मतलब नहीं तुम नहीं आ सकते, इस तरह से। फिर मे का प्रयोग पॉसिबिलिटी, अनसर्टेनिटी, संभावना, निश्चितता को बताने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे इट मे रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है। इट मे बी ट्रू, यह सही हो सकता है।
उसके बाद में इट में कम, सी में कम लेट टुडे, आज उसे देर हो आने में देर हो सकती है। इस तरह से संभावना की बात को एक्सप्रेस करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है मे का प्रयोग विश, प्रे, ब्लेस, कर्स। इसमें जान सकते हैं आप, यहाँ पर लिखा हुआ है विश मतलब इच्छा जताना, प्रे मतलब प्रार्थना करना, ब्लेस मतलब आशीर्वाद देना, कर्स मतलब श्राप देना। यहाँ पर लिखा हुआ है विश मतलब इच्छा, अभिलाषा, प्रार्थना, आशीर्वाद, और यहाँ पर अभिश्राप है। इस तरह से एक्सप्रेस इसके लिए भी किया जाता है। जैसे ऑप्टेटिव सेंटेंस में इसका प्रयोग किया जाता है। मैं सेंटेंस में एक चैप्टर पढ़ा रहा हूँ टेंस में, ये टेंस बोल रहे ग्रामर में, व्हाट इज इंग्लिश ग्रामर, उसमें बेसिक रूप इस तरह से आपको बताया जा रहा है। जो बेसिक रूप जिस तरह का कि पहले आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं पढ़ना, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव वर्ब ये सब नहीं पढ़ना, पहले बेसिक जो होता है कि ABCD पढ़ना। तो ये व्हाट इज इंग्लिश ग्रामर का आप एक पार्ट देख लो, फिर आपको पता चल जाएगा कि हमें कहाँ से शुरू करनी चाहिए थी और हम आज तक कहाँ से शुरू कर रहे थे। नेक्स्ट कहता है मे का प्रयोग विश, प्ले, विश, ब्लेस, प्रे, क्रश के लिए किया जाता है। यहाँ पर देखिए क्या कहता है, मे यू लिव लॉन्ग, तुम्हारी आयु लंबी हो, मे गॉड ब्लेस यू, ईश्वर तुम्हें आशीष दे, मे यू डाई टुमारो, तुम कल मर जाओ। ये क्या हो गया, कर्स हो गया। मे यू पास इन इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन, तुम इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन में पास हो जाओ। तो ये क्या हो गया, विश, इच्छा जता रहा है अपना। ये विश, ब्लेस, प्रे, कर्स को एक्सप्रेस करता है। नेक्स्ट कहता है मे का प्रयोग अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी मतलब होता है अनिश्चितता, सरप्राइज, आश्चर्य के भाव को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है। जैसे हाउ ओल्ड, कितना बूढ़ा, सी मे बी, हाउ ओल्ड सी मे बी मतलब कितनी बूढ़ी है वह, इस तरह से। नेक्स्ट कहता है कि यूज ऑफ माइट, माइट का प्रयोग, माइट का प्रयोग मे के पास्ट टेंस फॉर्म में के रूप में किया जाता है। अब जैसे देखिए इसका प्रयोग इनडायरेक्ट नरेशन में किया जाता है। जिस तरह से कैन का कुड के रूप में पास्ट फॉर्म में किए हैं, उसी तरह से यहाँ डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप में यहाँ पर दिया हुआ है। जैसे ही सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, यू मे गो नाउ, इसका पास्ट फॉर्म में हो जाएगा ही सेड, इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर दैट, फर्स्ट पर्सन चेंज टू सब्जेक्ट, ही के हिसाब से यहाँ ही हो जाएगा, मे का पास्ट फॉर्म माइट हो जाएगा, गो नाउ का दिन हो जाता है। इस तरह से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज हो गया। नियम भी है कि अगर एक क्लॉज हमारा पास्ट में होगा तो जब नरेशन पढ़ाएंगे तो एक एक रूल आपको बताया जाएगा, क्योंकि सारे नरेशन को यहाँ नहीं रख सकते, एग्जाम्पल के आधार पर इसे बता सकते हैं। 4 नंबर कहता है माइट का प्रयोग, माइट का प्रयोग लेस पॉसिबिलिटी, कम संभावना के भाव को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है। जैसे मे का प्रयोग मोर पॉसिबिलिटी के भाव को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है। यहाँ पर दिया हुआ है लेस पॉसिबिलिटी की बात, मोर पॉसिबिलिटी की बात। यहाँ पर लेस पॉसिबिलिटी में कहता है, लेस पॉसिबिलिटी मतलब माइट वाला कंडीशन होना चाहिए, इट माइट रेन टुडे, आज बारिश हो सकती थी। मोर पॉसिबिलिटी मतलब होता है इट मे रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है। यानी कि अधिक संभावना हम मे का प्रयोग करेंगे, कम संभावना रहेगा तो माइट का प्रयोग करेंगे। सी माइट कम लेट, उसे देर हो सकती है, सी में कम लेट, उसे देर हो सकती। अब सोच लीजिए, उसे देर हो सकती थी, उसे देर हो सकती है। तो ये कम संभावना अधिक संभावना की बात को बताने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट कहता है माइट का प्रयोग पोलाइट रिक्वेस्ट, परमिशन, विनम्र निवेदन, अनुमति के भाव को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है। जैसे माइट आई आस्क अ क्वेश्चन, क्या मैं आपसे क्वेश्चन पूछ सकता था, क्या मैं क्वेश्चन पूछ सकता था, तो इस तरह से। फिर कहता है यूज ऑफ शैल, शैल का प्रयोग फर्स्ट पर्सन के दोनों नंबर के सब्जेक्ट के साथ किया जाता है। जैसे यहाँ पर कहता है आई शैल गो देयर, वी शैल वेट फॉर यू, ये तो हो गया जो मैंने सिंपल सा नियम बताया था कि फर्स्ट पर्सन के दोनों नंबर के साथ शैल का प्रयोग, बाकी सभी के साथ विल का प्रयोग। लेकिन इसमें आपको पता चल जाएगा कि फर्स्ट पर्सन के साथ भी विल का प्रयोग होता है। यहाँ पर कहता है शैल का प्रयोग, इसका प्रयोग सेकंड तथा थर्ड पर्सन के साथ ऑर्डर, आदेश, कमांड, नियंत्रण के लिए किया जाता है। अब जैसे देखिए
सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ भी शैल का प्रयोग किया जाता है। जबकि ऑर्डर देने हो तब, कमांड नियंत्रण की बात हो तब, जैसे यू शैल नॉट गो आउट। थ्रेट हो गया तरह से धर्म की, यू शैल नॉट गो आउट, तो बाहर नहीं जा सकते। उसके बाद में क्या, ही शैल फाइंड हिम, उसे जुर्माना किया जाएगा। तो इस तरह से सेंटेंस में हम जान सकते हैं कि कमांड की बात हो, नियंत्रण ऑर्डर आदेश की बात हो, थ्रेट धमकी की बात हो, तो हम उसको फर्स्ट पर्सन का शैल जो है उसका प्रयोग जो है सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ भी कर सकते हैं। नेक्स्ट कहता है विल का प्रयोग। विल का प्रयोग सेकंड पर्सन तथा थर्ड पर्सन के सब्जेक्ट के साथ किया जाता है। जैसे यू विल गो देयर, ही विल प्ले फुटबॉल। लेकिन यहाँ पर कहता है कि विल का प्रयोग फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट के साथ डिटर्मिनेशन दृढ़ता, प्रॉमिस वादा को बताने के लिए किया जाता है। डिटर्मिनेशन दृढ़ता का मतलब होता है, यहाँ पर देखिए क्या कहता है, आई विल नॉट डू इट अगेन, मैं इस काम को दोबारा नहीं करूँगा। विल हेल्प यू, आई विल हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। इस तरह के सेंटेंस में यहाँ पर देख रहे हैं, मदद करूँगा मतलब क्या, प्रॉमिस की बात हो रही है। इस तरह के भाव को बताने के लिए यानी कि फर्स्ट पर्सन के साथ भी हम विल का प्रयोग करते हैं। तो ये दोनों बातें याद रखेंगे। यहाँ पर शुड और वुड की बात बता रहा है कि शैल के बदले शुड तथा विल के बदले वुड का प्रयोग विल के बदले पास्ट टेंस में किया जाता है। यानी कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट में भी हम इस बात को याद रखेंगे। जैसे मैंने बताया था कैन का कुड, मेक का मैट, शैल का शुड, विल का वुड हो जाता है। और यूज टू, ऑट टू, मस्ट का प्रयोग कोई पास्ट नहीं होता, इसलिए वो चेंज नहीं होता। यहाँ पर दिया हुआ है कि आई सेड दैट आई शुड नॉट डू एनी मिस्टेक, इनडायरेक्ट में दिया हुआ है, नीचे में डायरेक्ट में लिखा। आई सेड दैट आई शुड नॉट डू दैट वर्क, ये भी इनडायरेक्ट में ही है। एक को डायरेक्ट में, एक को इनडायरेक्ट में होना चाहिए। जैसे सेंटेंस अगर मतलब से पास्ट फॉर्म रहता है, ही सेड, यहाँ पर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा रहता, उसके बाद में यहाँ पर आई शैल डू, आई शैल नॉट डू एनी मिस्टेक, इस तरह का सेंटेंस रहना चाहिए था। नेक्स्ट यहाँ नीचे कहता है कि शुड का प्रयोग ड्यूटी, कर्तव्य तथा सजेशन, सुझाव को आदि को बताने के लिए किया जाता है। जैसे वन शुड लिव वंस कंट्री। अब जैसे देखिए वन शुड लिव वंस कंट्री, यहाँ पर लिव नहीं बल्कि लव होना चाहिए। जैसे यहाँ पर कहता है कि हर एक को अपने देश से प्रेम करना चाहिए। वन शुड लव वंस कंट्री, हर किसी को अपने देश से प्रेम करना चाहिए। नोबडी शुड गो अगेंस्ट लॉ, कोई भी व्यक्ति कानून के विरुद्ध नहीं, किसी भी व्यक्ति को कानून के विरुद्ध नहीं जाना चाहिए। ये जो है सजेशन, सुझाव की बात कर रही है। नेक्स्ट कहता है कि यूज ऑफ मस्ट। मस्ट का प्रयोग इसमें देखिए क्या कहता है, मस्ट का प्रयोग कंपल्सन, बाध्यता को बताने के लिए क्या आता है। मस्ट का प्रयोग कंपल्सन, बाध्यता कहिए, प्रॉमिस वादा कहिए, स्ट्रॉन्ग मोरल ऑब्लिगेशन कहिए, प्रबल नैतिक कर्तव्य को बताने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे वन मस्ट कीप वंस प्रॉमिस, हर किसी को अपना वादा अवश्य निभाना चाहिए। यू मस्ट डू एज यू आर टोल्ड, मतलब तुम जैसा कहते हो तुम्हें वैसा अवश्य करना चाहिए। मस्ट का प्रयोग ड्यूटी को एक्सप्रेस करने के लिए भी किया जाता है। ड्यूटी यहाँ पर कहता है सोल्जर मस्ट फाइट फॉर हिज कंट्री हिज नेशन, यानी कि एक सैनिक को अपने देश के लिए अवश्य लड़नी चाहिए। एवरी वन मस्ट डू हिज ड्यूटी, हर किसी को अपने वादा, ड्यूटी मतलब क्या होता है, ड्यूटी मतलब कर्तव्य अवश्य निभाना चाहिए। मस्ट का प्रयोग सर्टेनिटी, निश्चितता को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है। जैसे वी मस्ट विन दिस मैच, हम लोगों को इस मैच को अवश्य जीतनी चाहिए। योर फादर मस्ट बी नियरली 70 नाउ, यानी कि तुम्हारे फादर अवश्य मतलब से इतने वर्ष के लगभग होना चाहिए अब, यानी कि ये भी एक तरह से संभावना की बात इसमें बता रहा है। यूज ऑफ यूज टू। यूज टू का प्रयोग पास्ट हैबिट, सिचुएशन, भूतकाल की आदत, अभ्यास को बताने के लिए एक्सप्रेस किया जाता है। इसमें कहता है कि ही यूज टू वॉक इन द मॉर्निंग, माई ग्रैंड मदर यूज टू गो टू टेम्पल एवरी मॉर्निंग, मेरी दादी प्रत्येक दिन मंदिर जाया करती थी। ये इसका मतलब होता है जाया करता था, खाया करता था, पढ़ा करता था, ये जाया करता था इसका बेसिकली मतलब होता है। जैसे इसमें सेंटेंस में लिखा है माई ग्रैंड मदर यूज टू गो टू टेम्पल एवरी मॉर्निंग, मेरी दादी प्रत्येक दिन मंदिर जाया करती थी। एक एग्जाम्पल याद रखेंगे तो सब याद रहेगा। यूज टू का प्रयोग
डिसकंटिन्यूड हैबिट को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है। डिसकंटिन्यूड का मतलब रुक रुक करके, 2 दिन, 1 दिन, 3 दिन के बाद में भी। जैसे कहता है आई यूज टू ड्रिंक बियर, नाउ आई ड्रिंक वाइन, यानी कि मैं बियर पिया करता था लेकिन मैं आज शराब, नाउ आई ड्रिंक वाइन, मैं आज शराब पीता हूँ। तो यहाँ पर कहता है कि नॉट यूज टू का प्रयोग अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंस इस प्रकार, यानी कि ही यूज टू वॉक, अफर्मेटिव, नेगेटिव सारे कंडीशन इसका बनता है। असर्टिव, असर्टिव, नेगेटिव जब मैं सिंपल सेंटेंस पढ़ाऊँगा उसमें आपको कुछ भी छूटेगा नहीं, क्योंकि उसमें इस तरह से बताया जाता है कि ग्रामर का कोई एक भी पार्ट छूट नहीं सकता। मैं बेसिक क्लास 1 2 3 4 करके मैं पढ़ाऊँगा। बेसिक क्लास का जो भी होगा वो पार्ट आप देख लेंगे तो परहैप्स आपको ये भ्रम दूर हो जाएगा कि इतना बेसिक हो सकता है। ऑट टू का यूज़, इससे नीति कर्तव्य का वो होता है, स्ट्रॉन्ग मोरल ऑब्लिगेशन इसको बोलते हैं, प्रबल नैतिक कर्तव्य, मतलब ऐसा होना ही चाहिए। जैसे कहते हैं वी ऑट टू लुक आफ्टर आवर ओल्ड पेरेंट्स, हम लोगों को अपने बूढ़े माता पिता की देखभाल करनी चाहिए, मतलब करनी ही चाहिए। यू हैव नो वे, क्योंकि वे आपके माता पिता हैं। फिर कहता है कि मार्जिनल एक्सैलरी वर्ब, यहाँ पर नीड डेयर की बात हो गई। नीड डेयर की बात मैं पहले भी बता चुका हूँ, जितनी बातें वहाँ लिखाया गया उतनी ही बातें इसमें हैं। मार्जिनल एक्सैलरी वर्ब यहाँ पर नीड डेयर जरूरत तथा नीड मतलब जरूरत, डेयर मतलब साहस को मार्जिनल एक्सैलरी वर्ब कहा जाता है। यहाँ नीड का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में पास्ट टेंस तथा पास्ट पार्टिसिपल के रूप में होता है। जैसे ही नीडेड टू टॉक टू हर, अब यहाँ देखिए उससे बात करने की ज़रूरत नहीं थी, उससे बात करने की ज़रूरत थी। नीडेड मतलब यहाँ पर असर्टिव सेंटेंस दिया हुआ है तो नीड को नीडेड कर दिया गया है। ये कह रहा है जब नीड का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में होता है तो नेगेटिव तथा इंट्रोगेटिव सेंटेंस इस प्रकार बनता है। अब जैसे देखिए नेगेटिव बनेगा तो कह रहा है कि ही डज नॉट नीड माई हेल्प, उसे मेरी मदद की ज़रूरत नहीं है। जब ये डू डज लगा तो समझ गए प्रेजेंट का कंडीशन है, जब ये डिड लगता तो पास्ट का कंडीशन है। इंट्रोगेटिव में डू यू नीड माई हेल्प, क्या तुम्हें मेरी मदद की ज़रूरत है। डज ही नीड्स अ बुक, क्या उसे किताब की ज़रूरत है। इस तरह से सेंटेंस बन जाएगा। ये हमारा यहाँ पर लास्ट है यूज ऑफ डेयर। डेयर का प्रयोग साहस करना या हिम्मत करना के अर्थ में मेन वर्ब के रूप में सिंगुलर तथा प्लुरल दोनों फॉर्म में होता है। यहाँ पर पहला कहता है कि ही डेयर्स टू गो देयर, ही डेयर्स टू गो देयर। अब जैसे यहाँ नीड डेयर की बात की है, इसका प्रयोग साहस करना, हिम्मत करना के अर्थ में मेन वर्ब के रूप में होता है। जैसे कहता है सिंगुलर तथा प्लुरल दोनों फॉर्म में होता है। पहला कहता है कि ही डेयर्स टू गो देयर, आई डेयर टू अपोज माई फादर, दे डेयर टू कम हियर, यानी कि इसका प्रयोग असर्टिव, असर्टिव नेगेटिव कंडीशन में इसका भी प्रयोग किया जाता है। जैसे ही असर्टिव से नेगेटिव में जाएगा तो हो जाएगा ही डज नॉट डेयर टू गो देयर। इस तरह से सेंटेंसेस का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में और मेन वर्ब के रूप में। अब यहाँ पर देखिए ये हमारा एंड हो गया। अब जान सकते हैं इसके बाद यहाँ पर ट्रिक्स लिखा हुआ है। मैंने ट्रिक्स इसमें बहुत ही बेहतर तरीके से इसमें जो होना चाहिए उसमें मैंने एकदम शॉर्ट फॉर्म में एक केवल 2-2.5 पेज में मैंने लिख दिए हैं। जितना मैं एक्सप्लेन किया हूँ इसको आप कोशिश करेंगे, यही 2 से 2.5 पेज में है। देख लीजिए आधा पेज ये हो गया, 1 पेज ये हो गया और 1 पेज ये हो गया और ये 2.5 से 3 पेज में है। ये आपको ट्रिक्स ऑफ मॉडल एक्सैलरी वर्ब, हर चैप्टर का ट्रिक्स मिलेगा ताकि आप बेहतर से उसको, लेकिन एक बार डिटेल्स में पूरा जान लीजिए उसके बाद बेहतर आपको लगेगा। थैंक यू। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। दैट्स